नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शादी के बाद पति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो पत्नी की जिंदगी भी बदल जाती है और ऐसे हालात में कई बार पत्नी को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं होता है और वो अपने पति को अलग रहने के लिए कहती है, लेकिन पति को अपने माँ बाप को भी देखना होता है और ऐसा ही एक मामला है जो सामने आया है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला भी सुनाया है और कहा है कि ऐसे मामलों में अगर पत्नी पति को उसके माँ बाप से अलग रहने के लिए मजबूर करती है तो ऐसे में वो पति मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है। तो ये है हमारा आज का मुद्दा और जो बड़े सवाल इसके जरिए हम उठा रहे हैं, आपको बता देते हैं कि आखिर इस फैसले का क्या होगा दूरगामी असर। क्या अब पति को मिलेगा अपना फैसला लेने का अधिकार? क्या अब महिलाएं सास ससुर के साथ रहने को मजबूर होंगी? क्या अब सास ससुर को बेटे के जाने का डर होगा दूर? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। रंजन कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, बरखा त्रेहन, मैन राइट एक्टिविस्ट, मुरारी तिवारी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से बरखा मेरे साथ जुड़ गई हैं। बरखा, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जहां पर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पत्नी मजबूर करे पति को तो उसको मानसिक क्रूरता के तौर पर देखा जा सकता है और इनफैक्ट डिवोर्स भी मांगा जा सकता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी जब शादी के बाद माता पिता की जिम्मेदारियों की बात आती है तो लड़के पर ही भरोसा किया जाता है और उनका माता पिता के साथ रहना काफ़ी ज़रूरी भी माना जाता है। मैं अर्बन सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्मॉल फैमिलीज की बात नहीं कर रही हूँ। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? वेलकम जजमेंट है, बहुत ही अच्छा जजमेंट है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब मुझे पता चला तो मैंने कुछ राहत महसूस करी, क्योंकि अक्सर मेरे पास पूरे दिन भर में बहुत सारे केसेस और बहुत सारे कॉल्स आते हैं जहां पे पति इस तरीके की शिकायत करते हैं कि मैडम, जीना मुश्किल हो रखा है, सांस भी नहीं ले सकते, माता पिता को घर बाहर निकालो तब खाना मिलेगा, तब कुछ भी मुहैया कराया जाएगा। तो ये बेटों के लिए थोड़ी सी रिलीफ है। बाकी मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जो बहुएं हैं, अक्सर कई मतलब ये बहुत सारी फैमिलीज की प्रॉब्लम है, वो बॉसेस के साथ रह सकती हैं, वो अपने माँ बाप के साथ रह सकती हैं, क्या झगड़े वहां नहीं होते? अपने घर में भाई बहनों के साथ झगड़े नहीं होते, या ऑफिस में बॉस के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती, या कलीग्स के साथ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सभी जगहों पे वो रहती हैं और बड़ी अच्छे से एडजस्टमेंट भी करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही विवाह के बंधन में बंधती हैं, वो चाहती हैं कि लड़का सिर्फ और सिर्फ उनकी उंगलियों पे, इशारों पे नाचे, वो सब कुछ भूल जाए, वो माँ बाप को छोड़ दे। यहाँ तक कि डिमांड रखी जाती है कि हम सेक्स तब करेंगे, खाना तब देंगे तुम्हें, जब इन माँ बाप को, बूढ़े को घर से बाहर निकाल दो। तो ये बहुत नाजायज है, क्योंकि जो बेटी इस तरीके की डिमांड कर रही है, उसका भी भाई है। अगर उसका भाई वही सेम उसके माँ बाप के साथ करे तो कैसा लगेगा? तो उनको ऐसा सोचना चाहिए। और ये सामाजिक जो ताना बाना है, वो फैमिली सिस्टम के ऊपर पूरा टिका हुआ है। हमारा फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और इसको स्ट्रांग करने के लिए हम महिलाओं को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। जहां भी ऐसी महिला हो जो अपने सास ससुर को तंग कर रही हो या हस्बैंड को परेशान कर रही हो, पता चल जाता है, जी, ये बातें छुपती नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आपने काफी वहां बुनियादी मुद्दे भी पर उठाए हैं। आपने काफी बुनियादी मुद्दे उठाए जो चर्चा में आगे हम लेकर आएंगे, लेकिन मेरे और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, एक एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। रंजन कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन कुमार जी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, ये जो मसला है नया नहीं है, पुराना है। बहुओं को माता पिता सास ससुर के साथ जो है वो रहना पसंद नहीं आता और इसीलिए वो हमेशा चाहती हैं कि शादी के बाद पति जो है वो अलग रहे। बरखा से हमने इस पूरे फैसले के मायने समझे, लेकिन क्या फैसला आया है वो आपसे मुझे समझना है, क्योंकि उसमें भी कुछ कंडीशंस और कुछ क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी की बनती नहीं है सास ससुर तो वो अपने पति को बोले कि चलो हम अलग
अलग रहते हैं उनको अलग कर दे, कोई कंडीशंस के तौर पर ये जजमेंट आई है, जरा वो समझाएं हमें। आप शायद उस जजमेंट की बात करिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने पास किया है जी रंजन लास्ट वीक, है कुमार ना? जी। जिसमें कि काफी सारे उसमें क्रुएल्टी के इंसिडेंट को डिफाइन करते हुए कहा है, वन ऑफ द इंसिडेंट साइटेड बाय द कोर्ट कि अगर कोई वाइफ ये बोलती है बिना जस्टिफाइबल रीजन के कि वो उनके साथ नहीं रहेगी और उसकी फाइनेंशियल हालत ऐसी नहीं है कि उनके साथ उसको अलग से ले जाके रखे, so the high court has said that this was also one of the incident of cruelty as defined under Hindu Marriage Act जो 13(1)(a) में डिफाइंड है। उसमें इसके अलावा और सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिसके बेसिस पे उनको डिवोर्स दिया है उस केस में, जिसका केस का टाइटल था झरना मंडल वर्सेस प्रशांत कुमार मंडल। तो उसमें इसने अपार्ट फ्रॉम दिस इंसिडेंट नॉट लिविंग विद द हस्बैंड साउंड पे भी डिवोर्स दिया जा सकता है अगर बिना किसी जस्टिफाइबल रीजन के अगर वो पेरेंट्स के साथ रहने से मना करती है। बट उस केसेस में और सारे इंसिडेंट ऑफ क्रुएल्टी डिफाइंड थे, जैसे वाइफ ने फॉल्स केस फाइल किया था, इन द एविडेंस इट वाज प्रूव्ड दैट द केस फाइल्ड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज पेरेंट्स वर नॉट द, in fact it was based on the false allegation। और एक दो जो इंसिडेंट उसमें क्रुएल्टी पे जो कहा था, उसने ये भी कहा था कि देयर वाज स्ट्रांग हैट्रेड टुवर्ड्स द हस्बैंड बाय द वाइफ, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ क्रुएल्टी which was the basis of divorce जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ग्रांट किया था। There were other incident also cited which has come in the evidence जब दोनों पार्टी ने एविडेंस उस केस में दिया था तो उसने सिर्फ ये कहा है कि देयर आर कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि कौन कौन से इंसिडेंट क्रुएल्टी में आएंगे हमारे सेक्शन 13(1)(a) के हिंदू मैरिज एक्ट में। So one of the incident cited by the court and given by the court based on the evidence recorded by both the parties कि आप अगर बिना जस्टिफाइबल रीजन के हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहने से मना करते हैं तो वो एक मेंटल क्रुएल्टी है। जस्टिफाइड रीजंस आपने कहा, वो किस तरह के रीजंस होंगे? अच्छा, you are talking about the other regions। जस्टिफाइबल रीजंस जिसके बिना पर आप अलग हो सकते हैं। Like अगर मान लो there was some incident of cruelty by the husband against the wife, अच्छा, not treating the wife well in his matrimonial home, या फिर उसके कुछ रीजनेबल डिमांड्स हैं, अगर वो डिमांड्स मीट नहीं करता है हस्बैंड या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, सो दोज आर द रीजंस व्हिच कैन बी सेड आर जस्टिफाइबल रीजन, या उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो सब्सिस्टेंस के लिए उसको चाहिए वो अगर ठीक से उसको नहीं मिल पा रहा है, सो दैट दोस इंसिडेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ जस्टिफाइबल रीजन जिसकी वजह से शी कैन रिफ्यूज टू लिव विद द हस्बैंड और या हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ। There were other incident also cited in that judgment, like not performing matrimonial obligation. It applies to both the parties. अच्छा. If the wife is not if the wife is not performing their obligation towards the husband or vice versa, husband is not, अगर husband उसके प्रति नहीं कर रहा है अपने matrimonial obligation को, not having any conjugal relationship, so all these are the incidents of cruelty which was cited in this particular judgment passed by the High Court of Calcutta High Court। चलिए, तो क्रूरता किस तरह से यहाँ पर इसकी परिभाषा रखी गई है जजमेंट के तहत, वो हमने समझ लिया। मुरारी तिवारी साहब, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से इसको देखा गया है, क्या क्या पहलू इसमें शामिल किए गए हैं, उस पर बात हो रही है। एक पहलू जो मुझे आपसे समझना है कि शादी के बाद तो लड़की अपना घर छोड़कर आती है, कहीं ना कहीं उसे उस नए माहौल में नए लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है, जो कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। और भले ही हम ये कहते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लेकिन होता तो असल में ऐसे है कि सास कभी भी बहू को बेटी नहीं मान पाती, बहू हमेशा बहू रहती है, वो बेटी कभी बन नहीं पाती है। तो अब ऐसे में अगर पत्नी चाहे कि हमारा जो पति है वो अलग रहे या हम अलग से घर बसाए, तो ये गलत कैसे हो सकता है? देखिए, जो बेटा होता है और जो बहू है, बेटे का तो खास तौर से माँ बाप को भी मेंटेन करना उसकी एक लीगल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है। और इसमें सेक्शन 125 सीआरपीसी में आपने सुना होगा कि बेटे की ड्यूटी है कि माँ बाप का ध्यान रखे, लेकिन जब शादी हो जाती है तो पत्नी भी आ जाती है, तो पत्नी की भी ड्यूटी बन जाती है कि माँ बाप का भी, सास ससुर का ध्यान रखे। अगर नहीं रखते हैं बहू और बेटे,
तो उसमें मदर फादर इवन कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब तो प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट भी आ गया है और उसमें बहुत सारी जो कानूनी हक है वो माँ बाप को दे दिया है। तो जो बहू है, बहू को अपनी जिम्मेवारी को भी समझना उतना ही जरूरी है कि मुझे ये जो सास ससुर हैं इनका भी उतना ही ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो ये कहीं ना कहीं और क्रूअलिटी का पार्ट बनता है। अगर हस्बैंड चाहता है कि माँ बाप का ध्यान रखूं और पत्नी साथ नहीं देती तो वो भी एक क्रूअलिटी का ग्राउंड बनता है। और ये कोई पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में नहीं आया है, पहले भी बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं जिसमें पत्नी का जो कंडक्ट है, पति हो या पत्नी हो, क्रूअलिटी मेंटल और फिजिकल दोनों होती है और इसका बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो ये एक कंडक्ट है और कंडक्ट से ही क्रूअलिटी एसेस होती है। अगर कहीं बहू अपने पति को इतनी दुखी कर दे कि वो अपने माँ बाप को ध्यान ही नहीं रख सके तो जो पति है उसकी स्थिति तो दोनों तरफ से खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है माँ बाप का भी ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया 125 में उसकी ड्यूटी है, अगर नहीं रखता है तो बेटा और बहू दोनों के खिलाफ कोर्ट से डायरेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए सास ससुर का भी ध्यान रखना पत्नी का उतना ही जरूरी है, बहू का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। बरखा, मुझे आपसे ये पूछना है क्योंकि अब ये जो एक आधार बना दिया है तलाक का, इसका मिसयूज भी तो होगा, लोग इसका फायदा भी तो उठाएंगे, बीवियां उठाएंगी, पति उठाएंगे, सास ससुर उठाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बातें टीवी स्टूडियो में बैठ करके बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन सास ससुर को जब प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है तो वो बहुत परेशान होते हैं, इतना टूट जाते हैं, इतना मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है। किसी को पैरालिटिक अटैक आ जाता है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो ज्यादातर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कुछ सास ससुर शर्म के मारे ऐसी बातें कहीं भी नहीं बताते, पिटते रहते हैं घर में बैठे बैठे, बताते नहीं। कोर्ट पहुंचना तो बहुत साहस की बात है। तो हमें एक सामाजिक तौर से इन चीजों को समझना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। हाँ, क्रूरता हुई उनके साथ, आपको डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वो जो बच्चे हैं वो किसके पास जाएंगे? और क्या बच्चों को माँ बाप से में से ज्यादातर माँ को बच्चा मिलता है, तो पिता फिर बच्चों को भी नहीं मुंह देख पाएगा। अभी हाल में ही मेरे पास 2 दिन पहले एक केस आया है हैदराबाद से, जहाँ की बच्चे का कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है बच्चे के विजिटेशन के लिए, लेकिन बच्चे को जो माँ है, लड़की की माँ है, वो बहू नहीं मिलने दे रही, उसकी वाइफ की माँ नहीं मिलने दे रही, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है। लड़की भारत छोड़ के कनाडा जा चुकी है। सोचिए कि स्थिति ग्राउंड लेवल पे क्या है। कहीं बातें करनी बहुत आसान है कि कोर्ट आपको डिवोर्स दे देगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कितने हस्बैंड्स ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूव कर पाते हैं? ये चीजें प्रूव नहीं हो पाती। दिन प्रतिदिन जो है डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, हमारा फैमिली सिस्टम खत्म हो जाता जा रहा है, मैरिज जो हो रही है बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो गई है, रिश्ते जो हैं बहुत बिगड़ गए हैं। तो हमारा सबका ये जिम्मेवारी बनती है कि हम मैसेज दें कि एक बहुत ही एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है और उसमें ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर विवाह किया है तो जो भी आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बखूबी निभाइए। और खासकर स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे होने के बाद बहुत ही गलत इफेक्ट जाता है उन बच्चों के ऊपर। ऐसे बच्चे जो हैं वो न पढ़ पाते हैं, वो न मानसिक तौर पे वो सही रहते हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। तो हम कैसा समाज तैयार कर रहे हैं? ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बहुत ही भयावह है। तो तिवारी जी, अब मुझे ये समझना है कि अब इस फैसले के बाद किस तरह से आप डिवोर्स केसेस बढ़ते हुए देखते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? क्या एक ये नया एंगल मिल गया है पूरे डिवोर्स केस में? क्या इसी को वजह बनाकर अब ज्यादा डिवोर्स केसेस फाइल होंगे? नहीं, देखिए, ये कोई नया एंगल नहीं है। जब भी हम लोग क्रूअलिटी के आधार पर कोई डिवोर्स पिटीशन डालते हैं तो उसमें जो जिसके खिलाफ डालता है, लाइक हस्बैंड ने अगर पत्नी के खिलाफ डाला तो पत्नी का उसका सारा टोटल जो कॉन्डक्ट है, माँ बाप के प्रति कैसा है, पति के साथ कैसा है, तो ये पहले से भी हम लोग इसको डिवोर्स पिटीशन में अगर क्रूअलिटी के ग्राउंड पे कोई डिवोर्स डालते हैं
तो उसमें वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां अगर पत्नी अगर माँ बाप का ध्यान नहीं रख रही सास ससुर का, तो वो भी एक हमारे लिए एक ग्राउंड का उसमें एक इलस्ट्रेशन होता है, एक एग्जाम्पल होता है कि ये जो बहू है ये अपने इवन ओल्ड एजेड सास ससुर का भी ध्यान नहीं रख रही है। तो ये पहले से भी, क्योंकि क्रुएलिटी को प्रूव करने के लिए एक बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हमें क्रुएलिटी प्रूव करना पड़ता है। और ये मैडम बिल्कुल हमारी जो कलीग हैं ठीक बोल रही थी कि क्रुएलिटी प्रूव करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो कंडक्ट होता है उसमें रेस्पोंडेंट का, जो पत्नी का, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। और इसे कोई बहुत इसमें कोई ज्यादा बढ़ना नहीं है, घटना नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं डे बाय डे जब से इकोनॉमिकली वाइफ भी इंडिपेंडेंट हुई है, तो उनके भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, वो भी चाहती हैं अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना। तो इस वजह से ये डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है लगातार, और ये आगे भी उम्मीद है कि और लगातार ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमें इस मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश करनी है, सबको एक मैसेज देने की कोशिश करना है कि अगर सास ससुर ओल्ड हो गए तो उनका भी ध्यान रखना बेटा और बहू का उतना ही ड्यूटी है। और बिना पत्नी के सहयोग का तो बेटा भी अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकता है। और दिनों पर दिन जैसे ही पेरेंट्स ओल्ड होते जाते हैं, तो उनके लिए तो बेटे और बहू के अलावा उनके पास कोई और संसाधन नहीं होता। तो ये डिवोर्स का ग्राउंड पहले भी था क्रुएलिटी के तौर पर, और आगे भी बढ़ता ही जाएगा जैसा आपने बताया, क्योंकि सास ससुर का भी ध्यान कम रखते जा रहे हैं लोग। तो उसे हमें सुधारने की जरूरत है और कोशिश करना है कि मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन को आपके चैनल के माध्यम से ही सबको एक मैसेज देकर के बचाने की जरूरत है। तिवारी जी, एक सवाल जो मुझे आपसे समझना है, जो शायद शुरुआत से ही मैं पूछ भी रही थी, क्या कोई खास कंडीशंस हैं सास ससुर अगर इकोनॉमिकली वीक हो, अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो, तब अगर ख्याल नहीं रखती है बहू, तो इन केसेस में आप अलग नहीं कर सकते? क्या ऐसी भी कुछ कंडीशंस रखी गई हैं इस फैसले में? हाँ, मैंने बहुत ब्रीफली आपको शुरू में बोला था कि एक प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजनशिप एक्ट भी आया हुआ है, उसमें खास तौर से जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, उसमें बेटा बहू तो होते ही, अपने जो बेटे बेटियां भी उसमें आ जाते हैं। उसके अलावा सेक्शन 125 सीआरपीसी का मैंने बताया था आपको, उसमें भी बेटे की ड्यूटी है मेंटेनेंस का ध्यान रखना माँ बाप का। तो जब बेटा आता है तो बहू भी ऑटोमेटिक उसके साथ उसमें जिम्मेवार हो जाती है। तो ये लीगली भी, मोरली नहीं, लीगली भी बेटे की और बहू की ड्यूटी है कि वो अपने माँ बाप का जो ओल्ड एज पेरेंट्स है उनका ध्यान रखें। अगर उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है या उनको और देखने वाला कोई नहीं है, तो ये उनकी ड्यूटी है। ये दोनों एक्ट खास तौर से अप्लाई होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, और उसके अलावा आपका 125 सीआरपीसी भी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे, अब तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में भी कुछ हद तक जो बुजुर्ग माता है वो भी शेयर होल्ड हाउस में वो भी कई लोगों के ऊपर एलिगेशन अपना क्लेम डाल सकती है। तो इस तरह से कानून में हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोटेक्शन अब अवेलेबल हैं सास ससुर के लिए। जी, क्या केवल इसी बात पर, इस क्रूएल्टी के आधार पर कोई डिवोर्स का केस क्या खड़ा किया जा सकता है, या ये वन ऑफ द फैक्टर्स है? क्योंकि ऑलरेडी जब डिवोर्स जो समझ में आ रहा है मुझे पैनलिस्टों के जरिए, रंजन जी शायद मेरे साथ नहीं है, तो चलिए बरखा आपसे पूछना चाहूँगी मैं। जैसे कि समझाया तिवारी जी ने कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं डिवोर्स का केस खड़ा करने से पहले, तो क्या ये एक केवल वो फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप डिवोर्स की मांग कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जब जोड़े जाएं तब जाके डिवोर्स होगा? देखिए, फैक्टर्स बहुत सारे जोड़ने पड़ते हैं और डिवोर्स बहुत लंबी प्रक्रिया है। आज कोर्ट में 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, क्योंकि कितने सारे तो मैरिटल डिस्कॉर्ड या फर्जी केसेस की वजह से कोर्ट भरे पड़े हैं। इतना लंबी प्रक्रिया है कि इसी वजह से जो मेल सुसाइड्स है, हस्बैंड सुसाइड की बात कर रही हूं मैं, 3 गुना है, पत्नियों से 3 गुना है। और ये मैं एनसीआरबी डेटा यहाँ पे कोट कर रही हूँ कि 3 गुना। तो सोचिए हस्बैंड्स की हालत कितनी खराब है कि नहीं, और कोर्ट पे तो सुनवाई बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि बरखा जी, तब तो देखा जाए तो इस तरह का फैसला तो ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और एविडेंस
बहुत मुश्किल है प्रूफ करनी है चीजें। आप देखिए, हम बोल रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूफ करनी है। और कोर्ट में क्या मिलता है? सिर्फ तारीख पर तारीख, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं। और इस बीच हस्बैंड दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को कोर्ट कचहरी में, पुलिस स्टेशन में हैरेस होते हुए नहीं देख सकते। बहू कहती है मैं ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे पर 498 डाल दूंगी, मैं डोमेस्टिक वायलेंस डाल दूंगी, मैं कितने सारे केस, रेप केस डाल दूंगी पिता के ऊपर। धड़ल्ले से ऐसी बातें होती है, और इतनी धड़ल्ले से होती है, और सारी एफआईआर कॉपी पेस्ट हो रही है। यहाँ तक कि मेरे पास कल परसों में एक पत्रकार बहन का कॉल आया था, जिन्होंने कहा कि उनके जो एफआईआर है उसमें लिखा है कि पिता उनके साथ प्रताड़ना करते थे, लड़की के साथ, बहू के साथ, जबकि पिता मरे जब शादी हुई थी तब भी पिता जीवित नहीं थे। सोचिए, उनके पिता 20 साल पहले मर गए, अभी केस फाइल हुआ है, और उसमें लिखा है कि जो ससुर है वो प्रताड़ना करते थे, सास प्रताड़ना करती थी और बहन प्रताड़ना करती थी, हस्बैंड करता था। चलिए, सबका नाम तो लिख दिया। मतलब ये कितना बड़ा डिजास्टर है कि जो मृत लोग हैं उनके भी नाम एफआईआर में दर्ज कराए जाते हैं। इसका सिर्फ कॉपी और पेस्ट हो रही है, सारी एक जैसी है एफआईआर। लेकिन यहाँ पर तो ये देखना पड़ेगा कि हस्बैंड के पास है क्या? कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल, तो तिवारी जी आप सही सवाल भी खड़ा कर रही हैं। मेरे ख्याल से तिवारी जी इसको और विस्तार से समझा भी पाएंगे, जवाब भी दे पाएंगे। तो वाकई इस तरह की चीजें समझाना कोर्ट में मुश्किल होता है तिवारी जी? नहीं, देखिए, आजकल तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एरा में जी रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एरा में अब बहुत सारी चीजें, ऐसे भी बहुत सारे वीडियो सामने आई हैं जहां पर पेरेंट्स के साथ जो प्रताड़ना होता है सीसीटीवी फुटेज में वो कवर हुई हैं। तो अब कोर्ट में उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एविडेंस इकट्ठा करना चाहें तो क्रूरलिटी में भी अब बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं, घर में आप सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं और वो चीजें रिकॉर्ड होकर के वो कोर्ट में एडमिसिबल भी आज की डेट में है। तो चीजें अब बहुत आसान हो रही हैं। हमारी वो कलीग जरूर कह रही थी कि तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन अब चीजें बदली हैं, थोड़ा प्रोसेस बदला है। मैं तो मेनली दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और यहाँ काफी चीजों में स्पीड अप हुआ है। स्पेशल कोर्ट्स बनी है इसके लिए, मैट्रिमोनियल कोर्ट्स बनी है, और वहां पर करीब करीब अब डिस्पोजल रेट भी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं मालूम रूरल एरियाज में और क्या हालत है, लेकिन दिल्ली में तो मैंने देखा काफी सिचुएशन सुधरी है और टाइम बाउंड भी केसेज हो गए हैं। तो हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एरा में अब इन चीजों को प्रूव करना बहुत आसान हो गया है। मीडिया के माध्यम से भी आपने कई बार देखा होगा कि ये चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं कि अगर हस्बैंड ड्यूटी चला गया तो पीछे से माँ बाप को अगर बहू पीट रही है तो वो एविडेंस के तौर पर पेश हुआ है। तो चीजें आसान हो गई हैं, और इसको प्रूव करना, अगर कोई भी पति अगर एविडेंस इकट्ठा करना चाहे अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरलिटी को लेकर के, तो बहुत सारे आजकल आसान हो गया, और एविडेंस कोर्ट में हमारे यहाँ एविडेंस प्रोड्यूस होता है और तलाक भी ग्रांट हो रहा है। जी रंजन जी, तो ये बताएं कि मैट्रिमोनी कोर्ट में अगर हम केसेस देखें तो पतियों के तरफ से किस तरह के केसेस जो हैं वो पत्नियों के खिलाफ अब तक दर्ज हुए हैं? इनफैक्ट पति के पास ऑप्शन काफी कम है हमारे देश में। हाँ, मैट्रिमोनियल मैटर, डिवोर्स का केस फाइल करना है वो तो बिल्कुल वो फाइल करते हैं। सेक्शन 9 की होती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, वो करते हैं। और अभी जो हमारी महिला पैनलिस्ट जो बोल रही थी, बात सही है कि कट एंड पेस्ट होते हैं, बट ये ऑल डिपेंड करता है कि कोर्ट में आपने उसको कैसे प्रूफ किया। जब एविडेंस आप देते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपने झूठा केस फाइल किया है, सो यू कैन इम्पीच द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके झूठेपन को साबित कर सकते हो। तो विमेन के पास तो ऑब्वियसली हमारे कंट्री में पावर, मतलब कि लॉ उनके फेवर में ज्यादा है। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट है, 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस आप फाइल कर सकते हो। बट ये सारे ऑप्शंस हमारे हस्बैंड के पास नहीं है, लड़के के पास नहीं है। वो सिर्फ डिवोर्स केस ही फाइल कर सकता है। देयर आर अदर केसेस व्हिच दे कैन फाइल इन केस कोई ऐसा चीज बनता है, कोई ग्राउंड उनके पास है या कोई वजह है, तो वो केसेस फाइल कर सकते हैं। बट दैट प्रोबेबली मे नॉट बी टर्म्ड एज ए मैट्रिमोनियल केसेस। तो ऑप्शंस कम है उनके पास, बट प्रूफ करने के लिए आपको कोर्ट में उन सारी बातों को प्रूफ करना पड़ता है। आप वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या आप जाके वहां पे ऑन ओथ गवाही देने के बाद आपकी जो चीफ एग्जामिनेशन, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं कोर्ट में तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपकी जो इस केस में भी जो आपने बताया जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, उसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन में
विमेन के काफी सारे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। जैसे उसने क्रिमिनल केस फाइल किया था, उस क्रिमिनल केस में जो उसके एनवायरमेंट से जो उसने लिखा हुआ था और जो उसने गवाही दी है उस कोर्ट में, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन था। तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि वाइफ ने फॉल्स केस फाइल किया हुआ है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बेसिस फॉर ग्रांटिंग डिवोर्स अंडर क्रुएल्टी। कहा कि अगर आपने फॉल्स केस फाइल किया है हस्बैंड के अगेंस्ट और उसकी वजह से इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड की पुलिस वेरिफिकेशन जो थी, जो नौकरी उसको मिली थी, वो उस क्रिमिनल केस की वजह से उसको नौकरी नहीं मिली। So that was also considered as an incident of cruelty in this case also. तो ठीक है, कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ता है। So there were several incidents cited by the judge of this high court. चलिए, तो जजमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल जजमेंट तो यहाँ पर आ गई है, लेकिन कोर्ट में इसको प्रूव करना होगा और अब पति को माता पिता से दूर करना भी क्रूरता में गिना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।